गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जिसके अंदर हमने जल संसाधन के विषय में कल से पढ़ना शुरू किया है। जल संसाधन के बाद इसके अंदर है लैगून और पार्श्व जल। हमने धरातली जल के विषय में पहले पढ़ा था, भारत में जल संसाधनों के विषय में पढ़ा था। लैगून और पार्श्व जल जो है भारत के अंदर समुद्री तटरेखा के साथ बनते हैं। जब जो समुद्र का तट होता है वो कुछ ऐसा भाग होता है जो ऊपर से ऊपर उठ जाता है, तो जब समुद्र की लहरें आती हैं तो उसके अंदर ऊंची उठी लहरें उस भाग के अंदर एंटर हो जाती हैं और एंटर होकर फिर उसके अंदर से वो बाहर नहीं आ पाती हैं। वो एक तरह से झील बन जाती है जिसे हम लैगून कहते हैं। लैगून और झीलें केरल और उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में ज़्यादा पाई जाती हैं। ये जल जो होता है, क्योंकि समुद्रों का जल होता है इसलिए ये खारा जल होता है। इसका उपयोग पीने के लिए नहीं किया जाता। इसके लिए मछली पालन के लिए या चावल की कुछ किस्में हैं जो इसमें उगाई जाती हैं। इसके साथ साथ नारियल की सिंचाई के लिए ये नारियल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो लैगून और पार्श्व जल जो होता है ये सिंचाई के साधनों का भी एक स्रोत है और मछली पालन का भी है। जैसे चावल की किस्में मैंने आपको बताया है, कुछ किस्में इस जल के साथ उगाई जाती हैं। जल की मांग और उपयोग। भारत का, जैसे आपको पता है, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है, ये आप जानते हो। क्योंकि कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए भारत के अंदर जल की मांग भी बहुत ज़्यादा है। पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने वाली नदी घाटी योजनाएं। जब नदियों के अंदर बाढ़ आती है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। यदि उस बाढ़ को बांध के द्वारा रोक लिया जाए और उस नदी का जो अधिकतर जो जल ऊपर उठने वाला जल होता है, एक्सेस वाटर जो है, उसको हम कहीं और कलेक्ट कर लें, बांध बनाने के बाद एक झील में कलेक्ट कर लें, तो क्या होगा, वो एक बहुउद्देशीय योजना बन जाएगी। जैसे एक उद्देश्य तो उसका ये हो गया कि जो जल है वो बाढ़ के रूप में गाँव को और आसपास की जगहों को नुकसान कर रहा था, वो भी नहीं हो पाएगा, बाढ़ नहीं आएगी, बांध बन गया है। दूसरा, उसका जो जल ज़्यादा जल था वो जब किसी और जगह कलेक्ट कर लिया जाता है, झीलों में कलेक्ट कर लिया जाता है, तो उस जल का किस लिए उपयोग कर सकते हैं? मछली के उत्पादन के लिए। इसमें मछली को भी पैदा कर सकते हैं और इसके साथ साथ इस जल के साथ बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं। क्योंकि जो झीलों का जल है उसे अगर हम ऊपर ऊंचे टैंकों में भरें तो टैंकों से ऊपर ऊंचे टैंकों से जब पानी को नीचे गिराया जाता है तो उसके साथ बिजली का उत्पादन होता है। उस पानी के आगे टरबाइन्स लगाकर टरबाइन्स को तेज़ी से घुमाया जाता है, जिसके कारण बिजली का उत्पादन होता है। तो एक तो ये हो गया बिजली का उत्पादन। जब हम बाढ़ वाले जल को, जो बाढ़ आती थी जिस नदी में, उस पर बांध बनाएंगे, बाढ़ की रोकथाम भी करेंगे, मछली पालन का कार्य भी करेंगे और साथ साथ बिजली उत्पादन का कार्य भी करेंगे। और फिर इस जल को जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता है, वहाँ तक भी पहुँचा सकते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये वो परियोजना है जो राजस्थान में बनाई गई है, जहाँ पर जल की कमी थी, वहाँ पर जल को पहुँचाया गया है और पंजाब से ये नहर को राजस्थान तक ले जाया गया है। जो जल वहाँ पर बाढ़ के रूप में बहता था उसको नदी घाटी परियोजना के द्वारा जहाँ पर सूखा पड़ता था वहाँ पहुँचाया गया, जिसके साथ इस जल का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। तो जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना,
ये सभी योजनाओं को आपने मानचित्र पर भी दर्शाना है। ये योजनाएं शुरू की गई। वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर अधिकतर कृषि होती है। तो जो भारत में अधिकतर जल की मांग है वो सिंचाई के लिए है, सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए है। जो धरातली जल होता है, धरातल के ऊपर बहने वाला जल, भौम जल जो भूमि के अंदर वाला जल है, इन सब का उपयोग कृषि में किया जाता है। इसमें से जो धरातल का जल है वो 89% कृषि में उसका उपयोग होता है और भौम जल 92%, क्योंकि भौम जल को हम कुओं और नलकूपों के द्वारा बाहर निकालते हैं और उसके साथ हम सिंचाई करते हैं। तो भारत के अंदर जो जल है वो धरातली जल 89%, धरातल का जल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है और भूमिगत जल 92% जल जो है भूमिगत, उसे भी हम सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। जबकि उद्योगों में ये 2% और 5% का रेशो रहता है। धरातल का जल 2% और जो उसका भूमिगत जल है वो 5% ही उपयोग लाया जाता है। घरेलू सेक्टरों में जैसे हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो भूमिगत जल है वो 9% है। धरातलीय जल की अपेक्षा जो भूमिगत जल है, धरातल का जल उपयोग भूमिगत जल की तुलना में अधिक होता है। कुल जल का उपयोग भी कृषि सेक्टरों का भाग दूसरे सेक्टरों से अधिक होता है, क्योंकि कृषि सेक्टरों में ज़्यादा होता है जल, यहाँ पर कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर कृषि ज़्यादा होती है, तो दूसरे सेक्टरों से ज़्यादा यहाँ पर जो जल का उपयोग है वो कृषि सेक्टरों में ज़्यादा किया जाता है। सिंचाई के लिए जल की मांग, जिस जगहों पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है और उन जगहों पर कृषि भूमि ज़्यादा है, वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा है, लेकिन सिंचाई की आवश्यकता के साथ कृषि की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा की स्थानीय विभिन्नताएं पाई जाती है। तो भारत में जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर तो कृषि की जा सकती है वर्षा के साथ, लेकिन जहाँ पर वर्षा की ऋतु में वर्षा नहीं होती है, यानी कि वर्षा की स्थानिक और सामयिक परिवर्तिता है कि समय के अनुसार वहाँ नहीं आती है, समय की भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे अब तो कृषि का समय है, मौसम अच्छा है, लेकिन इस कृषि के लिए जो जल है वो नहीं है, क्योंकि वर्षा इस मौसम में नहीं आती है, तो इस वजह से वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो लोग क्या करते हैं, नलकूपों के द्वारा या फिर कुओं के द्वारा सिंचाई, नदियों के द्वारा सिंचाई करके कृषि करते हैं। जैसे बिहार और पश्चिम बंगाल में मानसूनी मौसम में वर्षा नहीं होती है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, सिंचाई के साधनों के साथ कृषि की जाती है। इस तरह से वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। स्थानीय और सामयिक परिवर्तिता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम भारत और दक्कन का पठार, इसके अलावा दक्कन के पठार का जो आंतरिक भाग है और उत्तर पश्चिमी भारत, कौन सी जगहें हैं यहाँ पर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता बहुत पड़ती है। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में न्यूनताधिक शुष्कता पाई जाती है, इसलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना कठिन होता है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार में मानसून के मौसम में अवर्षा अथवा इसकी असफलता सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न करती है, जो कृषि के लिए हानिकारक होती है। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई को आवश्यक बनाती है। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट, ये तीनों फसलें जो है अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई की व्यवस्था जो होती है उसके साथ बहुफसलीकरण भी संभव हो पाता है, क्योंकि आपको पता है बहुफसलीकरण क्या होता है, जिसमें बहुत सारी फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें अधिक जल वाली फसलें भी हो गई, कम जल वाली फसलें भी हो गई। तो सिंचाई की अगर व्यवस्था होगी तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाएंगी।
ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की उपेक्षा अधिक होती है। जहाँ पर सिंचाई दी करी जाती है फसलों को, वहाँ पर जो उत्पादन है वो भी ज़्यादा होता है। दूसरे फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है, जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र से ही संभव होता है। जिन क्षेत्रों में कृषि की भूमि है, कृषि योग्य जलवायु है, वहाँ पर सिंचाई के साथ कृषि की जाती है, जिसके साथ उत्पादन को बढ़ाया जाता है। और जैसे जैसे हरित क्रांति आई है, हरित क्रांति ने उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। अलग अलग प्रकार के बीज, अलग अलग प्रकार के जो रासायनिक हैं, खादें हैं, वो बनाई है, जिसके साथ बहुत सारी कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जल की आवश्यकता भी पड़ती है। हरित क्रांति के कारण उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि यहाँ पर उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ जल की मांग भी बढ़ गई है, क्योंकि अधिक फसलें उगाई जाती हैं तो सिंचाई की भी आवश्यकता अधिक पड़ती है, इसलिए जल की मांग बढ़ती जा रही है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो निवल बोया गया क्षेत्र है, उसमें से 80% जो भाग है उसमें सिंचाई की जाती है। इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं। निवल सिंचित क्षेत्र का जो 76% भाग है पंजाब में और 51.3% हरियाणा में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित किया जाता है, यानी भूमिगत जल से इसको सिंचाई की जाती है। तो ये वो वाले क्षेत्र है जहाँ पर हरित क्रांति आई है और इसके साथ साथ उत्पादों को बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है, इसलिए जल की भी अधिक आवश्यकता पड़ती है। और इन राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल स्तर जो है वो नीचा होता जा रहा है। वास्तव में कुछ राज्य जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ राज्यों में संख्या के संकेंद्रण की वृद्धि हो रही है। तो क्या हो रहा है इसके साथ, क्योंकि अधिक उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। निवल बोया गया क्षेत्र मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, जहाँ पर कृषि की जाती है, तो उस क्षेत्र में कुल जो कृषि वाला क्षेत्र है उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, सिंचाई को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, वो भी भूमिगत जल के द्वारा, नलकूपों के द्वारा और कुओं के द्वारा। जब इतनी सिंचाई की जा रही है, उत्पादन को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाया जा रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, भूमिगत जल जो है उसका स्तर नीचा होता जा रहा है। तो ये एक जल की बहुत बड़ी समस्या है। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी आ रही है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से उद्योगों का विकास हो रहा है, बहुत सारे उद्योग लग रहे हैं जनसंख्या की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, और कृषि भी बहुत अधिक मात्रा में की जा रही है, उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है अलग अलग प्रकार के रासायनिक खादों के द्वारा, अलग अलग बीजों के द्वारा, हरित क्रांति के द्वारा कृषि को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है, जिसके साथ क्या हो रहा है, जो भूमिगत जल है वो भी कम हो रहा है और जल की उपलब्धता में कमी आ रही है। इसके अलावा जो घरेलू प्रदूषण है वो भी जल संसाधनों में जा रहा है। इसके साथ नदियों में, तालाबों में लोग गंद कूड़ा फेंक रहे हैं। इस प्रदूषण के साथ भी जल संसाधन जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और उनकी उपलब्धता और भी सीमित होती जा रही है और जल के गुणों का भी ह्रास हो रहा है। तो हमें जल का संरक्षण और प्रबंधन दोनों करना चाहिए। इस चैप्टर में कृषि के बारे में बताया है कि जल संसाधन किस तरह से कृषि के लिए हेल्पफुल है, साथ साथ ये भी बताया है कि हमें जल के गुणों का ह्रास नहीं करना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए। इसके विषय में हम कल अगली वीडियो में पढ़ेंगे।